हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं अजय आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की। जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कहाँ तक, सातवाहन वंश जब मध्य प्रदेश में उसके जहाँ साक्ष्य मिलते हैं हमको, वहाँ से हम आगे चलते हैं। चलो, तो सातवाहन वंश के बाद मध्य प्रदेश में मुख्य वंश आता है आपका गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल, जो रहता है 240 ईस्वी से 590 ईस्वी। यहाँ पे संस्थापक कौन? तो संस्थापक देखें तो संस्थापक हमको मिलता है श्री गुप्त। कौन मिलता है संस्थापक? श्री गुप्त, जिसको इसका आदि पुरुष भी माना जाता है। इसके बाद प्रमुख शासक घटोत्कच। तो घटोत्कच के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है सुपिया अभिलेख से। हमसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति राजा महाराजा की जानकारी कहाँ से मिलती है। कोई किताब, कोई बुक है क्या उसकी, कोई अभिलेख हैं, कोई स्मारक, कोई सिक्के। तो हमको घटोत्कच की जानकारी कहाँ मिलती है? रीवा जिले में सुपिया अभिलेख के अनुसार। इसमें क्या बताया गया है अभिलेख में? तो अभिलेख में हमको बताया है कि इनकी वंशावली, गुप्त जो शासक रहे उनकी वंशावली की जानकारी हमको कहाँ मिल जाती है? सुपिया अभिलेख में। और जो कहाँ से शुरू होती है? वो घटोत्कच के समय से शुरू होती है। इसके बाद दूसरा मुख्य शासक मध्य प्रदेश के देखें तो वो होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसको हम क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन क्यों बोलते हैं? तो उसको एक इतिहासकार रहा BA इसमें, तो उन्होंने उसको संज्ञा दी है भारत के नेपोलियन की। ठीक है, क्या हुआ आगे? इसको सिक्के अवंती, एरण और अनूप क्षेत्र से मिलते हैं। जैसे हम देखें कि समुद्रगुप्त को उसने 2 बार दक्षिणी भारत तक कई सारे राज्यों को विजिट किया है। तो उसमें अवंती आपका मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? उज्जैन। एरण ये कहाँ होता है? सागर। और अनूप ये आपका निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ का क्षेत्र। इसके साथ ही समुद्रगुप्त के बारे में एक जानकारी और मिलती है कि जो एरण था ये समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर था। कौन सा नगर? स्वभोग नगर। क्लियर हुआ? हमको याद रखना है कि समुद्रगुप्त कहाँ कहाँ जानकारी मिलेगी? अवंती, एरण और अनूप क्षेत्र में। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद उसका लड़का एक रामगुप्त की हमको जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले। किसकी? रामगुप्त की। तो रामगुप्त की यदि हम थोड़ी सी जानकारी देखें तो इसके सिक्के मिलते हैं हमको विदिशा में। कहाँ पर? विदिशा। क्योंकि मुद्रा राक्षस। और दूसरी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? एक विशाख दत्त, किसकी? विशाख दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। तो इससे हमको रामगुप्त की जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात यदि हम कर लें तो इसके दरबार में नवरत्न पाए जाते थे। कितने? 9 दरबारी नवरत्न। जिसमें से यदि हम देखें तो यहाँ आपको मध्य प्रदेश से संबंधित कौन मिलेगा? कालिदास और बराह मिहिर। ये मुख्य हमारे नवरत्न थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। किसको? कौन धारण करता था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसके साथ ही चंद्रगुप्त के समय में फाहियान मध्य प्रदेश में घूमते हुए आया था। तो उसने जो वर्णन किया है, तो मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। क्या कहा? विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु। यहीं पे यदि हम बात कर लें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्न थे वो कौन कौन थे, तो जब हम देखेंगे नवरत्न तो आपको कालिदास,
दूसरा बरामहेर, छपड़क, शंकु, शंकु, ये चौथा। पांचवा आपको मिल जाता है कौन? बेताल भट्ट, छठवा है धनवंतरी, अमर सिंह, आठवां आपको मिल जाता है घटकर पर, ठीक है। क्या हो गए आपके ये? शंकु, काली, बरा, हाँ ठीक है सर। नवा है बर्रुचि। तो ये कौन? ठीक है, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हुए? नवरत्न। अरे यार ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नवरत्न हमारे कंप्लीट। ध्यान रहे। आगे आगे हम चर्चा करें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में क्या जानकारी हमको मिलती है? तो जानकारी इसकी मिलेगी मंदसौर अभिलेख से और तुमैन के अभिलेख से। तुमैन का अभिलेख कहाँ पर है आपका? ग्वालियर में है। मंदसौर का अभिलेख मंदसौर में, इसी को हम दसपुर अभिलेख भी कहते हैं। दसपुर अभिलेख। तो और क्या जानकारी मिलती है मंदसौर के अभिलेख में? तो हमको यहाँ पे मिलती है रेशम बुनकर की जानकारी। रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। क्लियर? वो काय की जानकारी? बुनकर। इसके बाद और क्या है की जानकारी मिलती है? तो सूर्य मंदिर निर्माण की जानकारी हमको मिल जाती है। सूर्य मंदिर निर्माण की जानकारी। क्लियर हुआ? मंदसौर अभिलेख से हमको 3 जानकारी मिल जाती हैं। आपको दसपुर अभिलेख उसको बोलते हैं, रेशम बुनकर की जानकारी उससे मिलती है और सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक हमको गुप्त वंश में मिलता है भानुगुप्त। कौन? भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का संबंध है एरण के अभिलेख से। किस अभिलेख से? एरण के अभिलेख से। जहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ उस अभिलेख में हमको सती प्रथा के सर्वप्रथम, यदि हम कहें कि भारत में सती प्रथा के साक्ष्य या मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य हमको सर्वप्रथम कहाँ पर मिलते हैं? तो वो हमको मिलते हैं एरण अभिलेख। किसका है? भानुगुप्त के समय का। एरण हम कई बार देख चुके, कहाँ पड़ता है? तो सागर में। ठीक है, ये मंदसौर अभिलेख की हमने चर्चा कर ली कि सूर्य मंदिर के इसके निर्माण की जानकारी मिलती है, विक्रम तिथि उल्लेखित होती है और दसपुर अभिलेख भी इसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद हम जैसे ही देखें कि गुप्त वंश के और कौन कौन से अभिलेख हमको संबंधित जानकारी मिलती है, तो एक अभिलेख मिलता है सांची का अभिलेख, जो कब का है? तो गुप्त संवत डला हुआ है 131 से लेकर 450 ईस्वी। जानकारी मिलती है कि हरि स्वामिनी द्वारा काकड़ाम, यानी कहाँ? सांची। काकड़ाम किसका नाम है? सांची की जो पहाड़ी है उसका दूसरा नाम काकड़ाम, काकड़ा नाबोद, ये पहाड़ी है। वहाँ पर आर्य संघ को दान, किसको? आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। ठीक है। आगे तुमैन अभिलेख देखें तो तुमैन अभिलेख में हमको क्या मिलता है? अशोकनगर में स्थित। इसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। कैसा? कि राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति होना चाहिए। और दूसरा कुमारगुप्त के शासन की जानकारी हमको मिल जाती है। सुपिया अभिलेख की हम अभी बात कर चुके हैं कि क्या मिलता है उसमें? तो घटोत्कच से गुप्त वंशों की वंशावली की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही जब हम देखें तो गुप्त वंश के साथ एक धर्म, कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। क्योंकि गुप्तों ने वैष्णव धर्म को बहुत संरक्षण दिया था।
तो यहाँ से ही आपके फिर मंदिर बनाने की परंपरा चालू हो जाती है। कहाँ से? गुप्त काल से। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मंदिर बनाने की शुरुआत, तो एक मंदिर हमको मिलता है नचना कोठारा का मंदिर। किसका? नचना कोठारा का मंदिर, जो किसको समर्पित है? तो पार्वती देवी को ये समर्पित है आपका मंदिर। कहाँ है? तो पन्ना जिले में। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको चौमुखा शिवालय भी कहते हैं। कौन सा मुखालय? चौमुखा शिवालय। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखें कि एरण का हमको विष्णु मंदिर मिलता है। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। इस पे जानकारी इसके आगे कहें तो बराह की मूर्ति के अभिलेख में, सॉरी, इसमें बराह की मूर्ति मिलती है। किसकी? बराह अवतार जो रहा वैष्णव धर्म में मानते हैं, तो उसका बराह की मूर्ति मिल जाती है। ठीक है। और यहीं से एरण का अभिलेख मिलता है, तो उसमें होड़ शासक तोरमाड़ के उल्लेख मिल जाता है। किसका? होड़ शासक तोरमाड़ का उल्लेख। तीसरा मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा कहाँ पड़ता है? ये आपका सतना जिले में है। यहाँ पाषाण से निर्मित एक मुखी शिवलिंग है। कौन सा शिवलिंग है? एक मुखी शिवलिंग। जो हमने पहले देखा कि नचना कोठारा का मंदिर वो चौमुखनाथ शिवालय है, यानी चौमुखी है, और ये आपका सतना जिले में एक मुखी। क्लियर हुआ? आगे का मंदिर हम देखें तो आगे दूसरा मंदिर है कौन सा? तिगवा का विष्णु मंदिर। किसका मंदिर? विष्णु मंदिर। कहाँ? तिगवा। तिगवा कहाँ पड़ता है? ये कटनी जिले में। इसकी खोज जो है वो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873। खोजकर्ता कौन है इसका? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद देखें हम तो कुछ गुफाएं भी हमको गुप्तकालीन मिल जाती हैं। जैसे कि हम बात करें तो उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी विदिशा में। ठीक है। कुल कितनी गुफाएं हैं? तो वो 20। अब इसमें हमको कुछ गिनी चुनी गुफाओं में कुछ साक्ष्य और मिलते हैं, जैसे कि बराह अवतार हमको मिल जाता है। और एक गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20, ये कहा जाता है कि ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। इसमें कुमार गुप्त ने इसका करवाया था, इसको समुद्रगुप्त के समय भी हुआ। एक क्वेश्चन कि किसने उदयगिरी के अभिलेख या गुफाएं बनवाई, तो आपको एक नाम मिलेगा वीरसेन सैब। वीरसेन सैब जो समुद्रगुप्त के बाद, जो चंद्रगुप्त के समय यहाँ का एक सेनापति या राजपाल कह सकते हो उसको आप। ठीक। इसके बाद आगे तो आगे मिलती हैं बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? ऑल एस्पिरेंट्स आप बताएं। तो वो कहाँ है? धार जिले में। टोटल गुफाएं यदि हम देखें तो 9 हैं, जिसमें से 5 अभी सुरक्षित हैं। और ये बाकी जो गुफाएं हैं वो बाघ नदी के किनारे हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं बाघ की गुफाएं। खोज यदि हम देखें तो की है डोंगर फील्ड ने 1818 में। तो यदि हम जानकारी निकालना चाहें एग्ज़ाम के हिसाब से, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि एक तो स्थल कहाँ है, किसने यदि उसका निर्माण कार्य मिलता है निर्माण किसने किया है, या फिर उसमें हमको जानकारी क्या मिलती है। मेनली हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो क्लियर। आगे यदि हम बढ़ें तो आगे आता है मध्य प्रदेश में राजपूत काल। जैसे हमने देखा कि गुप्त वंश के बाद, क्योंकि गुप्तों के बहुत कई सामंत हुआ करते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चालू कर दिया था। तो फिर यहाँ से आपको टुकड़ों में किसी क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार, किसी में परमार, इस टाइप के आपको राजवंश मिलेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। इसका समय रहा 730 से 1030 ईस्वी। संस्थापक कौन? तो संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। कौन? नागभट्ट प्रथम। राजधानी यदि देखें तो इनकी पहली राजधानी थी कन्नौज और दूसरी इन्होंने बनाई उज्जैन। क्लियर। कहाँ राजधानी बनी? उज्जैन।
इसके बाद प्रमुख शासक की बात करें तो नागभट्ट मिल जाता है, रामभद्र, मिहिरभोज, महीपाल, नागभट्ट द्वितीय जिसको हम वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं, और यशपाल। क्लियर। अब इसमें जानकारी क्या मिलती है वो हम देखें। तो हमको मिहिरभोज की जानकारी मिलती है कि मिहिरभोज का उल्लेख कहाँ हुआ है। तो मिहिरभोज का उल्लेख है ग्वालियर में सागर ताल जो अभिलेख है आपका मिल जाता है हमको, सागर ताल अभिलेख, उसमें जानकारी मिलती है किसकी, मिहिरभोज की। इसी समय एक अरबी यात्री आता है सुलेमान, मिहिरभोज के समय ही आया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जब अरबी यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश आया था या मध्य प्रदेश में रुका तब वहाँ का शासक कौन था, तो किसके समय काल में आया, मिहिरभोज के शासक। फिर इसके बाद नेक्स्ट शासक महेंद्रपाल है। तो ये त्रिपक्षीय युद्ध में संघर्ष करता रहा, क्योंकि त्रिपक्षीय युद्ध जब हम देखोगे तो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए हमने इसको बोला है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है। महेंद्रपाल के दरबार में यदि हम देखें तो काव्य शास्त्र का एक पंडित रहता था, राजशेखर। कौन, राजशेखर, जिसकी रचनाएं आपको मिल जाती हैं कर्पूर मंजरी। ये याद रखना, क्योंकि आपसे कई बार बुक से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं ट्रेंड में पूछे जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जब ये पतन की ओर उन्मुख हुआ, कौन, गुर्जर प्रतिहार वंश, तब इनके सामंतों ने भी अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। ठीक है। तो जैसे कि देखें तो बुंदेलखंड में आपको चंदेल वंश, मालवा में परमार, त्रिपुरी में कलचुरी, ये तीनों के तीनों क्या थे, ये प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक। तो राजशेखर की यदि हम चर्चा कर लें, क्या है, गुर्जर वंश और त्रिपुरी के कलचुरी वंश का दरबारी रहा। किसका रहा, गुर्जर प्रतिहार का तो था ही था, जब कलचुरी वंश आया तब उसका भी दरबारी रहा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल जिसकी हम बात करते हैं, उसके बेटे महीपाल का गुरु था। इसने कलयुग के युवराज, कलचुरी वंश के युवराज कौन, प्रथम को, युवराज प्रथम को उज्जैनी का भुजंग कहा है। ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्ट है, हमको याद देखते चलो। राजशेखर की रचनाएं यदि हम देखें तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, तो कर्पूर मंजरी में क्या है, कलचुरी वंश का वर्णन मिल जाता है। इसके अलावा देखें तो बाल रामायण और बाल भारत, इसकी रचना भी राजशेखर ने ही की थी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जो हमको सामंत जब आज़ाद हुए तब हमको जानकारी मिलती, तो चंदेल वंश। किस वंश की, चंदेल वंश। इसी को हम जेजाक भुक्ति के चंदेल कहते हैं। ठीक। संस्थापक कौन, तो संस्थापक था नन्नुक, कहीं कहीं उसका नाम चंद्र वर्मा भी आपको मिलेगा, तो हमको थोड़ा सा याद करके रखना है कि संस्थापक कौन था, नन्नुक। ठीक। इसके बाद राजधानी यदि देखें तो राजधानी इनकी पहले थी खजुराहो और बाद में कालांतर में इन्होंने कलिंजर बना दी। आपको महोबा मिलेगी, खजुराहो मिलेगी और कलिंजर मिलेगी। ठीक है। प्रमुख शासक की बात करें तो नन्नुक, बागपति, जयशक्ति, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, कीर्तिवर्मन और परिमार्दन देव, ये हम्मीरवर्मन। तो जब हम देखते हैं किसको, नन्नुक की यदि हम बात करें तो कब 831 से 848 तक शासन किया और ये चंदेल वंश का संस्थापक आपको मिलेगा। इसके बाद एक राहिल बनता है शासक, तो जिसको अजयगढ़ का मंदिर और महोबा के निकट सूर्य मंदिर का निर्माण इसने करवाया। क्या है, क्योंकि चंदेल वंश को यदि हम मध्य प्रदेश में देखें तो मुख्यतः हम उसको स्थापत्य की वजह से ज़्यादा जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसी समय इन्होंने जो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया और अलग अलग जगह भी कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया, तो वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण हमको देखते हैं, क्योंकि खजुराहो के मंदिर हम यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो यशोवर्मन,
925 से 950 ईस्वी तक। ठीक है। यदि हम देखें यशोवर्मन को लक्ष्मण वर्मन भी कहते हैं। किसको? यशोवर्मन को क्या कहते हैं? लक्ष्मण वर्मन। इसने खजुराहो के जो मंदिर हैं उसमें विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ये अलग अलग शासकों के समय अलग अलग मंदिर का निर्माण हुआ है, तो हमको ये देखना होता है, ये याद रखना होगा कि किस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। जब धंग राजा बना तो उसने कलिंजर पे अधिकार कर लिया और उसको राजधानी बनाई। ठीक है। धंगदेव ने क्या क्या बनवाया? तो एक पार्श्वनाथ मंदिर, दूसरा विश्वनाथ मंदिर। ये 2 मंदिरों का निर्माण किसने? धंगदेव ने कराया था। आगे और गंडदेव की बात करें तो इसने जगदम्बे तथा चित्रगुप्त मंदिर बनवाया। पूछ लिया जाता है कि चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो वो गंडदेव ने। और ये शासक विद्याधर, तो इन्होंने कराया कंदरिया महादेव का मंदिर, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो का। उसका निर्माण किसने कराया था? तो विद्याधर ने। क्लियर? आगे देखें। नेक्स्ट आता है आपका मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की शाखा। लेकिन इससे पहले यदि हम देखें यहाँ पे आपको विद्याधर, यहीं पे आपको जो शासक की हमने बात की थी परिमार्दन देव, तो इसके जो सेनापति थे आलाउदल, तो इनको हमको याद रखना है कि सेनापति कौन थे? आलाउदल। और आगे जाके 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर पर हमला बोलता है और उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। क्लियर? देखें हम, तो मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की शाखा कौन सी थी? तो वो थी त्रिपुरी। ये आपका त्रिपुरी, जो जबलपुर वाला एरिया, राजधानी इसकी त्रिपुरी थी। कटनी, जबलपुर, महाकौशल का क्षेत्र इनके शासन के अंतर्गत आता था। यदि हम देखें संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था कोकल प्रथम। क्लियर हुआ? प्रमुख शासक देखें तो कोकल, गांगेयदेव, लक्ष्मीकर्ण और युवराज देव प्रथम। क्या हुआ? प्रमुख शासक गांगेयदेव। अब विशेष देखें तो कोकल का विवाह राजकुमारी हटा से हुआ था। अमरकंटक मंदिरों का निर्माण किया था। ठीक है, ये एक नॉर्मल फैक्ट। चलो, हाँ, गांगेयदेव के बारे में आपसे पूछा जाता है कि गांगेयदेव को राजा भोज से पराजित हुआ था पहले। ठीक है, कौन? गांगेयदेव। सबसे प्रतापी राजा की बात कर लें तो वो था राजा कर्ण, जिसने अमरकंटक में क्या बनवाया था? कर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर? कर्ण मंदिर। ठीक। इसी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और उपाधि ली त्रिक सिंगापति। त्रिक सिंगापति की उपाधि। क्या हो जाएगा कि किसने त्रिक सिंगापति की उपाधि ली? तो कर्ण, राजा कर्ण ने। नाटककार राजशेखर इन्हीं के युवराज प्रथम को उज्जैनी का भुजंग किया, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। त्रिपुरी के बाद कलचुरियों की दूसरी शाखा हमको कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है माहिष्यमती में। माहिष्यमती कहाँ? अपना ये महेश्वर वाला क्षेत्र। तो माहिष्यमती संस्थापक यहाँ था कृष्णराज। क्षेत्र देखोगे तो खरगोन, बड़वानी, आपका ये निमाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है। प्रमुख शासक कृष्णराज, शंकरगण, शंकरदेव या बुद्धराज। क्लियर? तो यहाँ पे विशेष हमको ये रखना है कि शंकरदेव ने कलचुरी संवत का प्रारंभ किया था। किसने किया? कलचुरी संवत का प्रारंभ शंकरदेव ने। क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपसे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मालवा का कृत संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, इसकी जानकारी हमको रखनी है। और देखें तो शंकरदेव बुद्धराज के सिक्के पर मध्य प्रदेश से किस किस के? शंकरदेव के और बुद्धराज के सिक्के हमको कहाँ से मिल जाते हैं? मध्य प्रदेश में मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। तो इसके बाद तीसरा वंश आता है मालवा का परमार वंश, जो कब से? 800 से 1327 ईस्वी तक चलेगा। ये तीनों के तीनों किसके सामंत थे? जैसे कि हम देखें, कलचुरी, परमार और चंदेल।
ये तीनों के तीनों सामंत थे किसके? गुर्जर प्रतिहारों की, ये हमको नहीं भूलना है। संस्थापक की यदि हम बात करें तो संस्थापक था कृष्णराज या उपेंद्र, इसका नाम मिल जाता है। राजधानी हम देखें तो उज्जैन और धार, तो धार आपकी राजा भोज के समय बनी थी, इससे पहले क्या थी? उज्जैन। प्रमुख शासक की बात करें तो श्रीहर्ष, बागपति मुंज, सिंधुराज और राजा भोज। तो श्रीहर्ष के बारे में यदि हम देखें क्या हमको जानकारी मिलेगी, तो ये परवार वंश का वास्तविक संस्थापक हम इसको बोलते हैं। संस्थापक कौन था? कृष्णराज, लेकिन उसको मध्य प्रदेश में जिसने सही विशाल क्षेत्र को बढ़ाया या उसकी स्थापना की, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? श्रीहर्ष सिंहदेव को वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट राजा की बात करें तो बागपति मुंज, तो इन्होंने क्या किया? तो मुंज सागर झील का निर्माण कराया था। किसका? मुंज सागर झील। इसके बाद बागपति मुंज के शासनकाल को हम बोलते हैं मालवा का स्वर्णकाल। क्या बोलते हैं? मालवा का स्वर्णकाल। इसने कलचुरी, चालुक्य, होड़ तीनों पे विजय प्राप्त की थी। कलचुरी, चालुक्य और होड़ों पर विजय प्राप्त की। इसके प्रमुख दरबारी की बात करें तो पद्मगुप्त या परिमल, धनंजय, धनिक और मेरु तुंग, ये इसके कुछ 4 महत्वपूर्ण दरबारी थे। क्लियर हुआ? आगे यदि हम देखें थोड़ा पीछे, एक सेकंड, ये पद्मगुप्त की रचना आपको मिल जाती है, उसका नाम याद रखना, नव सह सांक चरित। कौन सा? नव सह सांक चरित। ये है पद्मगुप्त की रचना, जिसमें कई सारी जानकारी आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं तो राजा भोज की बात कर लें, जो परमार वंश का सबसे महान शासक हम जिसको कहते हैं। 1000 से 1055 ईस्वी तक इसका समय रहा। ठीक, जन्म उज्जैन में हुआ था, राजधानी बनाई इन्होंने धार नगरी। किसको? धार को। उपाधियां कविराज या नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे, क्योंकि संगीत कला में भी इनका, चित्र साहित्य में भी कई जगह इन्होंने उपलब्धियां ग्रहण की। जैसे कि साहित्यिक उपलब्धियां यदि हम राजा भोज की देखें कि क्या क्या उनके समय पे साहित्य का विकास हुआ, तो उन्होंने खुद की ही रचनाएं हैं, जैसे कि भोज प्रबंधनम, वो उनकी आत्मकथा। सरस्वती कंठाभरण, तो ये आपकी संगीत से संबंधित ग्रंथ है। विद्या विनोद, ये भी साहित्य से संबंधित आपका ग्रंथ मिल जाता है। सिद्धांत संग्रह, ये दर्शन शास्त्र का सब विषय है इसमें। चारु चर्चा और सम्रांगण सूत्रधार, तो सम्रांगण सूत्रधार क्या है आपका? शिल्प शास्त्र से संबंधित है, शिल्प शास्त्र से संबंधित। इसमें ही आपको भूमिज शैली का एक सिद्धांत मिलता है, जिसपे कि पहले पत्थर पे बनने वाली इमारत का ड्राफ्ट बनाया जाता है और उसको फिर उसका निर्माण शुरू किया जाता है। जैसे कि आज के समय में हम करते हैं कि आर्किटेक्चर से हम नक्शा बनवाएंगे, उसके बाद घर का निर्माण। इसके बाद सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियां की हम बात करें तो राजा भोज ने क्या बनवाया? धार में एक भोजशाला बनवाई। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर। तीसरा भोजपुर का मंदिर जो कई बार फेमस है। भोजताल और साइक्लोपियन बांध, ये भी धार में के आसपास बनवाया था, जिसको किसने? होशंग शाह। होशंग शाह ने नष्ट कर दिया था। कौन सा बांध? साइक्लोपियन बांध। बनवाया किसने था? राजा भोज ने। इसके बाद धार के किले का निर्माण भी कराया इन्होंने। किसके? धार के किले का निर्माण। राजनीतिक उपलब्धि की बात करें तो उड़ीसा के शासक इंद्रनथ को हराया था, और इससे पहले हम देख चुके हैं कि कलचुरी शासक गांगेदेव को भी हराया था इन्होंने। ठीक है, गांगेदेव को हराया, और तेलंगाना में तैलप को भी इन्होंने हराया था। ठीक है, इनके प्रमुख दरबारी धनपाल, जिनकी तिलक मंजरी ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। भास्कर भट्ट, जो राजा भोज ने विद्यापति की इसको उपाधि दी थी। और दामोदर मिश्र, जिसका रचना है हनुमान नाटक। ये आपसे पूछी जाने की संभावनाएं इनकी
ज़्यादा हो जाती हैं। क्लियर हुआ कि राजा भोज ने भी जो रचनाएं लिखी हमको वो भी याद रखनी है, और उनके दरबारी जो कवि रहे उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की वो हमको याद रखना है। भोजपुर के मंदिर की हम बात कर लें तो भोजपुर का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो रायसेन जिले में है। किस नदी के किनारे, तो बेतवा नदी के किनारे पड़ता है। इसको कोई उपनाम हम देते हैं, तो इसको उपनाम दिया है हमने मध्य भारत का सोमनाथ। किसका, मध्य भारत का सोमनाथ। और ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी हमको यहीं मिलता है भोजपुर के मंदिर में। निर्माण किसने कराया, तो राजा भोज ने करवाया था। ठीक है, ऊंचाई 18 फीट या 5.5 वर्ग मीटर। ठीक, इसके साथ ही यहाँ आप देखें तो हमको एक स्थल और मिलता है 64 योगिनी मंदिर। हालांकि राजा भोज या परमार वंश के नहीं हैं, ये आपको मिलेगा कच्छप घात वंश के समय का। कौन से समय, कच्छप घात वंश के समय। तो 64 योगिनी मंदिर यदि देखें तो कहाँ है, मुरैना में। ठीक है, और कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित हुआ है। ये इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो पुरानी संसद भवन है उसका जो स्वरूप है वो 64 योगिनी मंदिर से मेल खाता है। क्लियर हुआ, किससे, 64 योगिनी मंदिर से। तो आपका क्या, हमने क्या क्या चीज़ देखी है, यदि थोड़ी सी चर्चा देखें। हमने गुप्त वंश की जानकारी, उसके बाद हमने देखा गुर्जर प्रतिहारों को, गुर्जर प्रतिहार, और फिर इसके बाद इनके ही सामंत जो स्वतंत्र हुए तो वो चंदेल, परमार और कलचुरी। क्लियर हुआ, तो ये 3 इसके सामंत हुआ करते थे जो बाद में दोनों ने साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर, तो आज की हम चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आपको इस क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ठीक, धन्यवाद सर। इसको लास्ट की कुछ